वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में शुरू किया हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 बिजनेस साइकिल फ्रॉम बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स का बिल्कुल लास्ट चैप्टर है बच्चों। इस चैप्टर के बाद हम नेक्स्ट बुक शुरू करेंगे बिजनेस कमर्शियल नॉलेज। 60 मार्क्स का आपका जो पेपर है वो खत्म हो जाएगा। तो 60 मार्क्स आपके सिर्फ बिजनेस इकोनॉमिक्स के हैं, जिसमें से बिजनेस साइकिल जो चैप्टर हम कर रहे हैं बच्चों, जो चल रहा है करंटली, ये ज्यादा मार्क्स का है। कम से कम 9 से लेके 12 मार्क के क्वेश्चन यहां से आ सकते हैं बच्चा। तो बिजनेस साइकिल को आपने जितना भी हमने किया उसको अच्छे से पढ़ लिया होगा बच्चों, आई होप। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज उसको बहुत ध्यान से पढ़ो, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन काफी बनेंगे बच्चों। आधा पोर्शन हमने कर लिया, आधा पोर्शन और बचा, आज खत्म हो जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि आज खत्म हो जाए। तो बिजनेस साइकिल में हम लोगों ने कहां तक किया था बच्चों को याद दिलाता हूं। बिजनेस साइकिल का मीनिंग, उसके बाद उसके 4 डिफरेंट फेजेस हम लोगों ने पढ़ लिए थे, और ईच फेज के अलग अलग फीचर्स हम लोगों ने पढ़ लिए थे। उसके बाद ये पढ़ा कि बिजनेस साइकिल के ओवरऑल फीचर्स क्या होते हैं। करेक्ट है। तो बिजनेस साइकिल था क्या बच्चा? बिजनेस साइकिल रेफर्स टू सम टोटल ऑफ फ्लक्चुएशंस इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी कभी भी स्टेबल नहीं चलती। इकोनॉमी के अंदर हमेशा अप्स नहीं रहते, हमेशा डाउन्स नहीं रहते, हमेशा स्टेबल भी नहीं चलती। तो बच्चों, एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन, पीक, ट्रफ, ये सब आता रहता है इकोनॉमी के। हम बोलते हैं कि बूम, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ये सब आता रहता है इकोनॉमी। तो बिजनेस साइकिल क्या है? इन सभी फ्लक्चुएशन का, जितनी भी हमारी इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, उन सब का जो में फ्लक्चुएशंस आती हैं, उन सब का अगर हम एग्रीगेट करते हैं, उसको बोल देते हैं हम बिजनेस साइकिल। तो बिजनेस साइकिल के अंदर हम ये एक्सप्लेन करते हैं कि डिप्रेशन भी आ सकता है, रिसेशन भी आ सकता है, इन्फ्लेशन भी हो सकता है, पीक पर भी पहुंच सकते हैं, प्रोस्पेरिटी भी इकोनॉमी के अंदर हो सकती है। तो हम ये पढ़ रहे हैं कि बिजनेस साइकिल के अलग अलग फेजेस कौन कौन से होते हैं। वो हमने खत्म कर लिया टॉपिक। अब जो आज का टॉपिक है वो क्या है बच्चों? देखो बच्चों, बिजनेस साइकिल को हम एक्यूरेटली प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते, बट हमने ये पढ़ा कि बिजनेस साइकिल को समझना बहुत जरूरी है। जो बिजनेस बिजनेस साइकिल को समझ जाते हैं ना, उसके लिए बिजनेस को चलाना थोड़ा स्मूथ हो जाता है, इजी हो जाता है। लॉस में हमेशा नहीं रहता बिजनेस। तो अगर किसी भी कॉर्पोरेशन को, किसी भी इंडस्ट्री को लॉन्ग टाइम तक प्रॉफिट कमाना है और हमेशा प्रॉफिट पे रहना है, तो बिजनेस साइकिल को समझना बहुत जरूरी है। अपने लॉसेस को मिनिमाइज करना है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, तो बिजनेस साइकिल को समझना जरूरी है। तो बिजनेस साइकिल को कैसे समझा जा सकता है? जैसे कि मैं बोलता हूं कि मेटेरोलॉजिस्ट होते हैं, समझते हैं कौन है मेटेरोलॉजिस्ट? जो वेदर की फोरकास्टिंग करते हैं। वो लोग भी तो वेदर फोरकास्टिंग करते हैं, प्रिकॉशन तो लेते हैं ना कि कल कुछ गड़बड़ ना हो जाए वेदर में जिससे इकोनॉमी को नुकसान हो। कुछ प्रिकॉशन ले लेते हैं, लोगों को यहां से वहां कर देते हैं कि मेट्रोलॉजिस्ट वेदर फोरकास्टिंग करते हैं। वैसे ही इकोनॉमिस्ट कुछ इंडिकेटर्स की मदद से, कुछ सिग्नल्स की मदद से बिजनेस साइकिल को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हाँ, एक्यूरेटली नहीं कर सकते, बट कर तो सकते हैं। तो हम आज पढ़ेंगे बच्चों ऐसे इंडिकेटर्स जिनसे इकोनॉमिस्ट बिजनेस की फोरकास्टिंग। आपने डिमांड फोरकास्टिंग टॉपिक पढ़ा था बच्चों चैप्टर नंबर 2 में। वहां पर भी पढ़ा हमने इंडिकेटर्स क्या होते हैं, को लैगिंग इंडिकेटर्स, लीडिंग इंडिकेटर्स, कोइंसिडेंटल इंडिकेटर्स। तो वही इंडिकेटर्स फिर से हम रिपीट करेंगे बिजनेस साइकिल में, क्योंकि बिजनेस साइकिल में भी इन इंडिकेटर्स की मदद से बिजनेस फोरकास्टिंग हो सकती है। बिजनेस साइकिल के कौन सी फेज आने वाली है, अब हमारा बिजनेस साइकिल कौन सा ट्रेंड, कौन सा पैटर्न फॉलो करेगा, उसके लिए हम इन इंडिकेटर्स का यूज करते हैं। तो टॉपिक क्या है बच्चा? इंडिकेटर्स। इंडिकेटर मतलब क्या होता है? सिग्नल। कुछ ऐसे सिग्नल इकोनॉमी को मिलते हैं जिससे पता चल सकता है कि अब क्या ट्रेंड होगा। कभी कभी क्या होता है, सिग्नल पहले मिल जाते हैं और फेज बाद में आता है। कभी कभी क्या होता है, फेज जा चुका होता है, बाद में सिग्नल्स मिलते हैं। और कभी कभी क्या होता है, एक साथ दोनों चलते हैं, फेज भी चल रहा है, सिग्नल भी साथ साथ दिख रहे हैं कि ऐसा ऐसा इकोनॉमी के अंदर हो रहा है। तो हम इंडिकेटर्स को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे ब्रदर। इंडिकेटर को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, लीडिंग, लैगिंग और को इंसिडेंटल। को इंसिडेंटल इंडिकेटर्स को बोल सकते हैं आप कॉन्करेंट इंडिकेटर्स। तो लीडिंग, लैगिंग और कोइंसिडेंटल। तो इंडिकेटर्स का मतलब क्या है समझना। ये बहुत आसान टॉपिक है और नॉलेज वाला टॉपिक है बच्चों, थ्योरेटिकल है, समझना ध्यान से। सबसे पहले बात कर रहा है इंडिकेटर्स की। चलो बच्चों शुरू करते हैं। इकोनॉमिस्ट यूज चेंजेस इन अ वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज टू मेजर द बिजनेस साइकिल एंड टू प्रिडिक्ट वेयर द इकोनॉमी इज हेडेड टुवर्ड्स। अब इकोनॉमी कहां जाएगी या कहां पर है, दीज आर कॉल्ड इंडिकेटर्स। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट कुछ एक्टिविटीज का यूज करते हैं जिससे बिजनेस साइकिल को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अब कौन सा फेज आने वाला है। इसे बोलते हैं इंडिकेटर्स। तो दीज आर थ्री टाइप्स, दीज आर ऑफ थ्री टाइप्स।
तीन टाइप के हैं। सबसे पहला लीडिंग इंडिकेटर्स, दूसरा लैगिंग इंडिकेटर्स और तीसरा को इंसिडेंटल या फिर कॉनकरेंट इंडिकेटर्स। मेरी बात समझना बच्चों, यहां पर एक तो आप करेक्शन करेंगे कि ये लीडिंग इंडिकेटर जो है ये आपका नंबर 1 है, इसको मैं ए पॉइंट दे देता हूं, करेक्ट। उसके बाद जो लैगिंग है ये आपका नंबर 2 है, इसको मैं बी पॉइंट दे देता हूं। और जो आपका कोइंसिडेंटल है ये आपका नंबर सी है, क्योंकि तीन इंडिकेटर हमारे पास है, ए बी एंड सी। सबसे पहले हमारे पास कौन सा बच्चा, लीडिंग इंडिकेटर्स, करेक्ट है। इंडिकेटर्स क्या है समझ में आया? मैंने बोला जैसे मीटरोलॉजिस्ट वेदर फोरकास्टिंग करते हैं, वैसे ही इकोनॉमिस्ट बिजनेस साइकिल की फोरकास्टिंग कर सकते हैं कि कौन सा फेज आने वाला है। देखो बच्चों, एक्यूरेट फोरकास्टिंग की बात मैं नहीं कर रहा कि हाँ यही फेज आएगा, इतने समय पर आएगा, नहीं पता, लेकिन अंदाजा है, हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं, ये काम की चीज तो है। इंडिकेटर से बहुत फायदा होता है, ऐसा नहीं है कि प्रिडिक्शन से फायदा ही नहीं होता, फायदा होता है तभी तो करते हैं। तो इंडिकेटर्स का यूज आप कर सकते हो, इसमें कोई दोहरा बात नहीं। लेकिन एक्यूरेट तो चीज, देखो वेदर भी एक्यूरेट फोरकास्ट नहीं होता। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां एक्यूरेट वेदर फोरकास्टिंग नहीं होती है। हम बोलते हैं 5:30 पीएम बारिश आएगी, 5:30 पीएम नहीं आती ना, 6 बज जाते हैं, 7 बज सकते हैं, 8 भी बज सकते हैं, पहले भी आज हो सकता है। कुछ कंट्री ऐसी है जहां की वेदर फोरकास्टिंग बहुत बढ़िया होती है, वो कर लेती है, वो साइंस की बात है। ये इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स में ह्यूमन बिहेवियर या इकोनॉमी का बिहेवियर अनसर्टेन है, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि एक्चुअल में यही होगा। वो साइंस है, ये सोशल साइंस, थोड़ा फर्क है। तो इंडिकेटर्स क्या है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं सबसे पहले इंडिकेटर की, वो है लीडिंग इंडिकेटर। मैंने बोला लीडिंग मतलब कि पहले कुछ ऐसे सिग्नल्स इकोनॉमी को मिलते हैं कि अब बिजनेस साइकिल का ये वाला फेज आएगा। मान लो मैंने आपको बोला बच्चों कि हमारी इकोनॉमी के अंदर क्या एक्टिविटी हो रही है, सुनना ध्यान से। अगर किसी फर्म के पास, किसी इंडस्ट्री के पास बहुत सारी कैपिटल गुड्स के ऑर्डर आ रहे हैं, या गवर्नमेंट किसी एरिया में कंस्ट्रक्शन करने के लिए बहुत ज्यादा परमिशन दे रही है, या किसी एरिया के अंदर ऐसा हो रहा है कि इक्विपमेंट्स, टूल्स या मतलब फर्म्स बहुत ज्यादा खुल रही है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हो रही है, तो इन सिग्नल से क्या दिखता है कि अब इकोनॉमी के अंदर कुछ बड़ा फेज आने, इकोनॉमी ग्रो करने वाली है, समझ रहे हैं? तो ये सिग्नल्स अंदाजा ये दे रहे हैं कि आगे कुछ एक्सपेंशन वाला फेज आने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि आगे कौन सा फेज आएगा। अब देखो कितने महीने बाद आएगा नहीं पता। लीडिंग इंडिकेटर्स का सिग्नल जो है वो हो सकता है कि 3 महीने बाद भी आ जाए, जो होने वाला है, अब करंट जो आने वाली सिचुएशन है। हो सकता है वो कि 1 महीने बाद भी आ जाए, या इमीडिएट भी आ जाए, तो नहीं पता। लेकिन ये पता है कि सिग्नल तो ये दे रहे हैं, और हो सकता है कि हो भी ना। मैं ये नहीं बोल रहा कि सिग्नल से एक्यूरेट पता चल जाएगा कि हाँ यही होगा, हो भी सकता है और नहीं भी, ज्यादा चांस है कि होगा। सिग्नल कुछ ऐसे हैं, अब कब होगा इसका नहीं पता, समझ रहे हो? तो लीडिंग इंडिकेटर सब कुछ मैं बता दूंगा, तो यहां क्या पढ़ेंगे हम बच्चों, अब सुनना ध्यान से। इट इज अ मेजरेबल इकोनॉमिक फैक्टर दैट चेंजेस बिफोर द इकोनॉमी स्टार्ट्स टू फॉलो अ पर्टिकुलर ट्रेंड। किसी पर्टिकुलर फेज के होने से पहले ही ये सिग्नल मिल जाते हैं। इट रिप्रेजेंट वेरिएबल्स दैट चेंज बिफोर द रियल आउटपुट चेंजेस। रियल आउटपुट के चेंज होने से पहले ही सिग्नल मिल गया कि अब आउटपुट चेंज होगी। प्रायर टू लार्ज इकोनॉमिक एडजस्टमेंट्स, बहुत सारा कुछ होने से पहले पता लग गया कि ये होने वाला है। ऐसा लगता है लोगों को और दिख जाता है, इकोनॉमिस्ट को ज्यादा दिखता है, क्योंकि वो तो एक्सपीरियंस रिसर्च इस चीज में लगे रहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल दे रहे हैं, मान लो बच्चों स्टॉक प्राइसेस चेंज होने शुरू हो गए हैं, ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ना शुरू हो गए हैं, हाउस इंडाइसेस बढ़ रहे हैं, इंटरेस्ट रेट जो है, प्राइस जो है वो बढ़ रहे हैं, आर जनरली सीन एज प्रीकर्सर्स ऑफ अपटर्न्स और डाउनटर्न्स। इनमें चेंज होने से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अब डाउन स्विंग आएगा या अप स्विंग आएगा। तो ये चीजें जो है ना, ये सब बता देती हैं कि अब क्या होने वाला है। इधर अगर स्टॉक प्राइसेस कम हो रहे हैं अभी, ठीक है, प्रॉफिट भी कम हो रहे हैं अभी, और कंपनीज के जो स्टॉक के प्राइस है वो भी कम हो रहे हैं अभी, हाउस के रेट्स बहुत कम हो रहे हैं, इंटरेस्ट बहुत कम लग रहा है, तो कहीं ना कहीं हम बोलते हैं कि डाउन टर्न की सिचुएशन शुरू हो गई है ना। तो इस तरह से इन फैक्टर्स को बदलता देखकर
इकोनॉमिस्ट अंदाजा लगा लेते हैं कि अब ये फेज आएगा। वैल्यू ऑफ न्यू ऑर्डर्स, मान लो कुछ कंज्यूमर गुड्स के ऑर्डर बहुत नए आना शुरू हो गए हैं, कैपिटल गुड्स के ऑर्डर बहुत नए आना शुरू हो गए हैं फर्म्स के पास, और परमिट्स मिलने लग गए हैं बिल्डिंग बनाने के लिए, प्राइवेट हाउस बनाने के लिए, या बहुत सारी कंपनीज में से कुछ फ्रैक्शन ऑफ कंपनीज जो है उनकी डिलीवरी स्लो हो गई है क्योंकि ऑर्डर्स बहुत सारे आ गए हैं। इंडेक्स ऑफ कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, ग्रोथ रेट बढ़ना शुरू हो गया है, इसका मतलब आगे एक्सपेंशन आने वाला है, हम कह सकते हैं। तो ऐसे इंडिकेटर से पता चल जाता है कि आगे ये होगा। अब कब होगा ये हमें नहीं पता। तो ये चीजें जो पता है वो तो मेरिट्स है। अब जो आपको नहीं पता वो क्या है, डीमेरिट्स है। सुनना बच्चों ध्यान से, कह रहे लीडिंग इंडिकेटर्स जो है ना, टू वाइडली यूज टू प्रिडिक्ट चेंज इन द इकोनॉमी आर नॉट ऑलवेज एक्यूरेट। समझना, आर नॉट ऑलवेज एक्यूरेट। देखो बच्चों, इकोनॉमिक्स में अजम्पशंस के बेस पे हम चलते हैं। इकोनॉमिक्स के अंदर जो भी फोरकास्टिंग होती है, देखो इकोनॉमिक्स में हम बिहेवियर स्टडी करते हैं ह्यूमन का या फर्म्स का या कॉर्पोरेशंस का, तो उनका बिहेवियर तो अनसर्टेन है, कुछ भी हो सकता है। एनवायरमेंट भी अफेक्ट करता है सारी एक्टिविटीज को, एनवायरमेंट कुछ भी बदल सकता है। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि इंडिकेटर अंदाजा जो भी लगाएंगे वो एक्यूरेट लगाएंगे? नो, एक्यूरेट फोरकास्टिंग इज नॉट पॉसिबल। अब आगे बोल रहे हैं एक्सपर्ट्स डिसएग्री ऑन द टाइमिंग्स ऑफ दीस इंडिकेटर्स। एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो एग्री नहीं होते इस बात पे कि टाइमिंग्स इसके करेक्ट होंगे। अगर हम इकोनॉमिस्ट ये बोल रहे हैं फोरकास्टिंग करके कि 3 महीने बाद एक्सपेंशन फेज आएगा, इकोनॉमिस्ट जो होते हैं वो डिसएग्री हो जाते हैं इस बात पे, एक्सपर्ट्स जो होते हैं डिसएग्री हो जाते हैं कि 3 महीने बाद आएगा, हम नहीं मानते। इसका फेज कोई भी हो सकता है, ठीक है। इट मे बी वीक्स और month after a stock market crash before the economy begins to show signs of receding, further it may never happen। हो सकता है कि जब होना हो उससे पहले ही हो जाए, जब होना हो उसके बाद हो, या हो ही ना, ठीक है। ये चीज पॉसिबल है। तो एक्सपर्ट्स डिसएग्री करते हैं टाइमिंग्स के ऊपर कि एक्यूरेट तो हमें नहीं पता, ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता, कुछ नहीं पता, ठीक है। ये था आपका लीडिंग इंडिकेटर्स। तो हमने इसमें क्या पढ़ा बच्चों? हमने ये पढ़ा कि लीडिंग इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स हैं जो रियल आउटपुट के चेंज होने से पहले ही सिग्नल दे देते हैं कि ये होगा। देखो बच्चों, ज्यादा चांस किस चीज का है कि होगा, करेक्ट है। टाइमिंग्स का नहीं पता, बट इंडिकेटर्स का मतलब ये कि सिग्नल्स, और सिग्नल्स जब आते हैं तो कुछ ना कुछ तो होता ही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट जो है आपका लैगिंग इंडिकेटर्स। लैगिंग मतलब क्या है बच्चों? आउटपुट के चेंज होने के बाद इकोनॉमी में ऐसी कौन सी मूवमेंट हुई, इकोनॉमी के अंदर ऐसे कौन से चेंजेस हुए, वो चेंजेस होने के बाद पता चल रहा है कि ये चेंज भी हुआ था क्या, ऐसा कोई सिग्नल, वो होता है लैगिंग। लैग, गैप, देर, बोलते हो ना लैग आ रहा है, लैग आ रहा है। आप गेम्स खेलते हो या वीडियोस देखते हो, स्ट्रीमिंग देखते हो, लैग आ रहा है, आवाज में लैग आ रहा है, वीडियो में लैग आ रहा है, सब बोलते हो। आपकी लैंग्वेज ऐसी हो चुकी है आजकल। तो लैगिंग मतलब क्या है कि आउटपुट के चेंज होने के बाद दिख रहा है। बोल मैंने पहले दिया, सुनाई आपको बाद में दिया, दिस इज कॉल्ड लैग। तो लैगिंग इंडिकेटर्स क्या है बच्चों? मान लो मैंने ये बोला कि किसी इकोनॉमी के अंदर, किसी भी एरिया में, किसी सिटी में या किसी टाउन में कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हुई है, उस टाइम पता नहीं चला। लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में देखा गया कि मीटर, बिजली के मीटर, इलेक्ट्रिसिटी मीटर जो होते हैं उनके ऑर्डर्स बहुत ज्यादा आए हुए हैं, और गवर्नमेंट ने अप्रूवल भी दिया है और वो लगने भी जा रहे हैं, मतलब कि उस एरिया में जहां पे मीटर लगने जा रहे हैं वहां कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हुई है, तो वहां पर मार्केट जो रियल एस्टेट की थी वो उठी होगी, मतलब। तो पता लग रहा है कब? जब बाद में। तो हो सकता है कि चीजें बाद में पता चले, कुछ पहले पता चल जाती हैं, कुछ बाद में। अगर कुछ ऐसे सिग्नल हैं जो बाद में पता चल रहे हैं कि ये हुआ था, हिस्टोरिकल चेंज, मतलब जो हो चुका उसको अब दिखा रहे हैं, ऐसे कुछ इंडिकेटर्स होते हैं लैगिंग इंडिकेटर। मेरी बात को समझना। तो it reflects the economy historical, and changes in these indicators are observable only after an economic trend has already occurred। जो बिजनेस साइकिल का ट्रेंड था, ट्रेंड समझते हैं, जो पैटर्न, इधर एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, पीक, वो जा चुका है, उसके बाद ऑब्जर्व हो रहा है कि ये हो चुका है। समझ में आ रहा है? ऐसे इंडिकेटर्स को बोलते हैं लैगिंग indicators। very very simple। तो it represent the variables that change after the real output changes। वो था बिफोर, लीडिंग में क्या था? बिफोर, पहले ही बता दिया कि ये होगा। लैगिंग में क्या है कि हो चुका, अब बता रहे हैं कि ये हुआ है, ठीक है। उसके बाद भी हम कुछ पॉलिसी बना सकते हैं बच्चों। तो लीडिंग इंडिकेटर में था कि ऑनसेट ऑफ बिजनेस साइकिल, और लैगिंग में क्या है कि इंडिकेटर्स कंफर्म दिस ट्रेंड। लीडिंग ये बताते हैं कि ये हो सकता है, लैगिंग ये बताते हैं कि ये कंफर्म है कि हो चुका है। समझ रहे हो?
लेकिन हाँ, लैगिंग में तो पक्का है कि ये एग्जैक्ट बताएंगे, क्योंकि जो हो चुका है वही दिख रहा है आपको, और जो हो चुका है वो तो एक्चुअल में हो गया ना। तो लैगिंग इंडिकेटर्स का जो प्रिडिक्शन होता है वो करेक्ट हो सकता है एज कंपेयर टू लीडिंग इंडिकेटर। समझ रहे हो मेरी बात? जो होने वाला है उसका नहीं पता, जो हो गया वो तो हो गया, तो हो गया वो एक्चुअल है। तो लैगिंग इंडिकेटर जो है वो एक्चुअल पोजीशन बता सकते हैं, पर लीडिंग नहीं बता सकते। एक्चुअल पोजीशन एक्यूरेट नहीं बताएंगे आपको फोरकास्टिंग। अब है बच्चा को इंसिडेंटल और को करंट इंडिकेटर्स। बहुत ही आसान है। अगर हमारी बिजनेस इकोनॉमी या हमारी इकोनॉमी के अंदर बिजनेस एक्टिविटीज जो है वो जो भी चल रही है, उसके साथ साथ जो भी इफेक्ट्स आ रहे हैं, बिजनेस एक्टिविटीज के साथ साथ जो भी एक्सटर्नैलिटीज दिख रही हैं आपको, वो साथ साथ दिख रही है ना पहले ना बाद में। अभी मान लो कि हमारी इकोनॉमी चल रही है, मान लो एक्सपेंशन पे। एक्सपेंशन चलते वक्त साथ साथ क्या होगा, हमारी आउटपुट बढ़ रही होगी, ग्रोथ रेट बढ़ रहा होगा, लोगों को जॉब मिल रही है धड़ाधड़, मतलब कि इकोनॉमी बढ़ रही है। ये तो साथ साथ चलता है। और साथ साथ प्राइस भी बढ़ रहे हैं, डिमांड बहुत बढ़ रही है, प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट वहां से लोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं। अरे क्या चल रहा है, एक्सपेंशन चल रहा है। तो साथ साथ पता चल गया। जो सिग्नल्स आपको एक्टिविटीज या पर्टिकुलर ट्रेंड के साथ साथ पता चलते हैं वो होते हैं को इंसिडेंटल या फिर कॉनकरेंट इंडिकेटर्स। वेरी वेरी सिंपल है, ठीक है। सेम पॉइंट ऑफ टाइम, ना पहले ना बाद में। इट को इंसाइड इट को इंसाइड फेयरली क्लोजली विथ चेंज इन साइकिल एंड डिस्क्राइब द करंट स्टेट ऑफ बिजनेस साइकिल, कि आज क्या चल रहा है बता देते हैं। एग्जांपल दे रहा है आपको, जीडीपी बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन भी हो रहा है, लोगों की इनकम भी बढ़ रही है, मार्केट में रिटेल सेल्स बढ़ रही है, फाइनेंशियल मार्केट सही चल रही है, स्टॉक मार्केट में शेयर्स के प्राइस बढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीजें साथ साथ हो रही हैं अगर कोई साइकिल के साथ साथ, तो वो कौन करंट इंडिकेटर है या फिर को इंसिडेंटल इंडिकेटर है। बहुत ही आसान, मतलब ये चैप्टर बच्चों इतना आसान है ना, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है इस चैप्टर में। इस चैप्टर को जितनी बार पढ़ोगे उतना बढ़िया मजा आएगा आपको। इस चैप्टर को छोड़ना नहीं है। तो ये चैप्टर में इतने सारे कंसेप्ट हैं कि आपने शायद कभी पढ़े नहीं होंगे। अब मेरी बात सुनना, अब जो मैं आपको एग्जांपल देने जा रहा हूं, देखो बच्चों, बिजनेस साइकिल या इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हमारी इकोनॉमी के अंदर होती है ना बच्चों, बिजनेस साइकिल कभी कभी इतना डीप में चला जाता है, कोई फेज, कोई ट्रेंड, कोई पैटर्न, कोई भी फेज इतना डीप में चला जाता है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड फैल जाता है, ग्लोबल फेज ले लेता है वो। मैंने आपको कहा था बिजनेस साइकिल के फीचर्स हम लोगों ने पढ़े, कि अगर हम ये बोलें कि बिजनेस साइकिल आर इंटरनेशनल इन करेक्टर, तो हम उसको बोल सकते हैं कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, दूसरी कंट्री से तीसरी में, और फिर पूरी कंट्री में, ऑल ओवर द वर्ल्ड में शायद वो बिजनेस साइकिल का इफेक्ट आ सकता है। तो ऐसे ही एक ऐसा एग्जांपल है जो हर लोगों को पता है, हर बंदे को पता है कि ये फेज आया था। वो था 1930 का ग्रेट डिप्रेशन। 1930 का ग्रेट डिप्रेशन शुरू हुआ यूएस से। ये एग्जांपल है डिप्रेशन का। उसके बाद आईटी बबल बस्ट 2001, डॉट कॉम कंपनीज का बबल बस्ट, वो भी पढ़ाऊंगा। उसके बाद रिसेंट जो था 2008 का डिप्रेशन, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। तीन एग्जांपल हमारे सामने है, तीनों के अलग अलग फीचर हैं, तीनों में हम पढ़ेंगे डिप्रेशन के बारे में, ठीक है। तो अब सबसे बड़ा डिप्रेशन कौन सा है? द ग्रेट डिप्रेशन 1930, वर्ल्ड वाइड, ऑल ओवर द ग्लोबल ये फैल गया था। शुरू कहां से हुआ? यूएस से। हर इकोनॉमिस्ट ने इसके अलग अलग रीजन दिए, कुछ ने कुछ और बोला, कुछ ने कुछ और बोला। इसी डिप्रेशन के बाद कीन्जियन थ्योरी आई थी। कीन्जियन थ्योरी ने बताया था कि ऐसा करोगे तो आप इस साइकिल को आगे फेस कर पाओगे और सिचुएशन नॉर्मल कर पाओगे। तो कीन्जियन थ्योरी भी का ओरिजिन इस समय ही हुआ था। तो अब शुरू करते हैं 1930 के ग्रेट डिप्रेशन को, ध्यान से सुनना। 1930s का ग्रेट डिप्रेशन, द वर्ल्ड इकोनॉमी सफर्ड द लॉन्गेस्ट, डीपेस्ट एंड द मोस्ट वाइडस्प्रेड डिप्रेशन ऑफ द 20th सेंचुरी, 1930s में। इट स्टार्टेड इन द यूएस एंड बिकम वर्ल्ड वाइड। द ग्लोबल जीडीपी, सुनना ध्यान से, ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड का जीडीपी 15% से कम हो गया। सोचो कितने लोगों की जॉब चली गई, कितनी इन्वेस्टमेंट्स डाउन, कितना प्रोडक्शन खत्म हो गया होगा। तो ये था ग्रेट डिप्रेशन। और 1929 से लेकर 1932 के बीच में 15% जीडीपी फॉल हो गया। कुछ डिप्रेशन होने के बाद फॉल हुआ, कुछ डिप्रेशन से पहले ही शुरू हो गया था फॉल। तो 1929 से हम अंदाजा लगाते हैं और 1932 तक हम बोलते हैं कि हमारी कंट्री का जीडीपी बहुत, हमारी का नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड का जीडीपी 15% से फॉल हो गया था।
तो ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जॉन मेनार्ड कीन्स, जेएम कीन्स बोलते हो आप, तो हमने हमेशा पढ़ा है कि कीन्स की थ्योरी हर चैप्टर में आ जाती है। तो कीन्स की थ्योरी जो निकल के आई वो क्या थी कि आपकी इकोनॉमी के अंदर या ऑल ओवर द वर्ल्ड जो डिप्रेशन आया हुआ है उसका रीजन ये है कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बहुत लो है, आपको एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा। जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाना शुरू करेगी, इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी करना शुरू होगी, तो सब लोग उसको फॉलो करेंगे और तब जाके आपकी इकोनॉमी नॉर्मल हो जाएगी। तो बोल रहा है जॉन मेनार्ड कीन्स ने कहा कि लोअर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी टू बी द कॉज ऑफ मैसिव डिक्लाइन इन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। हाउएवर मॉनेटरिस्ट क्या बोलते थे? मॉनेटरिस्ट का ओपिनियन क्या था कि ग्रेट डिप्रेशन वाज कॉज्ड बाय बैंकिंग क्राइसिस एंड लो मनी सप्लाई। कुछ अदर इकोनॉमिस्ट बोलते थे कि डिफ्लेशन की वजह से डिप्रेशन आया, ओवर इनडेटनेस, लोग कर्जे में बहुत ज्यादा इसलिए डिप्रेशन आया। कुछ बोलते थे प्रॉफिट बहुत कम है इसलिए डिप्रेशन आया। सबके व्यूज अलग अलग थे। कुछ इकोनॉमिस्ट बोलते थे कि पेसिमिज्म बहुत हो गया है, लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह नहीं रहे हैं इसलिए डिप्रेशन आ गया। तो जॉन मेनार्ड कीन्स की थ्योरी बहुत फेमस हुई। उनके ओपिनियन को सबसे बेटर माना गया और ये बोला गया कि हाँ, ऑल ओवर द इकोनॉमीज के अंदर जो है या यूएस के अंदर जब शुरू हुआ ये डिप्रेशन, तो पब्लिक एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट पब्लिक पे एक्सपेंडिचर करती है बहुत कम है, उसको बढ़ाना पड़ेगा। उसके कम होने की वजह से डिप्रेशन आया। ठीक है, तो द डिप्रेशन caused widespread distress in the world as production, employment, income, expenditure सब कम हो गया all over the world। समझ पा रहे हो बच्चों? तो द इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, सारे वर्ल्ड की सभी इकोनॉमीज ने क्या किया? रिकवर करना शुरू किया 1933 में जाकर। और रिकवर कैसे हुई? वही जॉन मेनार्ड कीन्स के ओपिनियन के थ्रू कि हमारी इकोनॉमी या सभी इकोनॉमीज के अंदर जो पब्लिक एक्सपेंडिचर था, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर था, वो बहुत कम था। जब वर्ल्ड वॉर हुआ और वर्ल्ड वॉर में सब डिस्ट्रॉय हो जाता है, वर्ल्ड वॉर टू जब हुआ उसके बाद सभी इकोनॉमीज की गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर को बढ़ाना शुरू किया। जैसे ही एक्सपेंडिचर को बढ़ाना शुरू किया वैसे वैसे इकोनॉमीज ऊपर उठते चले गई और डिप्रेशन को फेस किया और रिकवर होना शुरू किया। तो 1933 में जाके इकोनॉमीज ने रिकवर करना शुरू किया बच्चों, आफ्टर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो ह्यूज इंटरनेशनल फ्लो ऑफ गोल्ड हुआ, इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स हुई, आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू मनी सप्लाई को बढ़ाया गया और कुछ फैक्टर्स और थे जिसने इकोनॉमी को मदद की उठने में रिसेशन से और एक्सपेंशन के फेज में आ गई। तो 1930 का ग्रेट डिप्रेशन स्टार्टेड फ्रॉम यूएस ड्यू टू लोअर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ऐसा कीन्स ने कहा। और उसके बाद ये डिप्रेशन जब खत्म हुआ तो 1933 में हुआ, सभी इकोनॉमी से सफर हुई और ओवरऑल ग्लोबल जीडीपी 15% से लगभग फॉल हो गया 1929 से लेकर 1932। ठीक है बच्चा, उसके बाद एक डिप्रेशन की ओर हम बात करते हैं जो आईटी सेक्टर में आया था। आईटी समझते हो? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि डॉट कॉम कंपनीज, वर्ल्ड वाइड वेब बहुत फेमस हुआ 1990s के पीरियड से। और आईटी रेवोल्यूशन भी आया इंडिया के अंदर 1991 में। तो आईटी रेवोल्यूशन जब आया तो सभी डॉट कॉम कंपनीज, सभी वर्ल्ड वाइड वेब जो होता है अपना इंटरनेट कंपनीज जो हैं बहुत उठने लगी, बहुत ज्यादा ग्रो कर गई। इतना ग्रो कर गई कि बहुत ज्यादा इनकम, बहुत ज्यादा प्रॉफिट उनको होने लगे। और जब किसी कंपनी को, किसी सेक्टर को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होते हैं ना, कभी कभी क्या होता है कि वो ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है कि हम तो अब मार्केट के बादशाह हो गए। तो वो लोगों ने क्या किया, इस चीज को बहुत लीनियंट ले लिया, हल्के में ले लिया, ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए। और एक दिन ऐसा आया कि उनका बबल जो बना था ना, बबल मतलब कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट जो कमाए थे ना, वो बस्ट हो गए, वो फट गया। मतलब कि इतना ज्यादा प्रोडक्शन किया, इतनी इनकम जनरेट की, उतनी ही जल्दी वो नीचे मार्केट में गिर भी गए। अब ये कैसे हुआ, ये स्टोरी सुनना। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बबल डॉट कॉम। बबल रफली कवर्ड द पीरियड ऑफ 1997 से 2000, 1997 से लेकर 2000 तक 3 साल तक कंटिन्यू आईटी कंपनी बहुत टॉप पे रही। उसके बाद ड्यूरिंग दिस पीरियड मेनी न्यू इंटरनेट बेस्ड कंपनीज यानी कि डॉट कॉम कंपनी स्टार्टेड हुई, क्योंकि अब सबको लग रहा है कि हाँ, इस सेक्टर के अंदर बहुत प्रॉफिट होने वाला है, हम ये डॉट कॉम कंपनी में आते हैं, हम खोलते हैं, हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। सबने खोलना शुरू किया। लो रेट ऑफ इंटरेस्ट in 1998 and 1999 encouraged the startup internet companies to borrow from markets। इंटरेस्ट रेट बहुत लो थे उस समय पर, तो सभी कंपनीज ने लोन लिया बैंक से और इन्वेस्टमेंट की और कंपनी को खोल डाला। उसके बाद क्या हुआ, सीइंग वास्ट स्कोप ऑफ ग्रोथ ऑफ इंटरनेट, उस टाइम नया इंटरनेट आया था, सबको
अरे ये क्या चीज आ गई, बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला लोगों को, अच्छा लगा, उनके काम सारे होने लगे, है ना, एंटरटेनमेंट भी होने लगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इसका स्कोप बहुत बढ़ गया, इंटरनेट का बहुत स्कोप बढ़ गया, तो सभी कंपनी ने इन्वेस्ट किया, मार्केट से लोन लिए, बोरो किया और इन्वेस्ट कर दिया, बोरो किया, इन्वेस्ट कर दिया। तो कंपनीज खुलते चले गए, वेंचर बहुत बढ़ गई, ह्यूज अमाउंट ऑफ कंपनी यहाँ खुल गया। ओवर ऑप्टिमिज्म आ गया, मतलब कि हर बंदे को लग रहा है कि हाँ इसमें ग्रोथ है, इसमें इन्वेस्टमेंट करना बहुत अच्छी बात है। ऑप्टिमिज्म मतलब आशा, सबको लग रहा था कि हाँ बढ़िया है, कर दो, बिना सोचे इन्वेस्टमेंट कर दो। तो ऑप्टिमिज्म बहुत ज्यादा था, यानी कि ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा था। तो इन्वेस्टर वर लेस कॉशियस और इन्वेस्टमेंट करते चले गए, और डॉट कॉम कंपनीज के स्टॉक प्राइस एकदम से बढ़ने शुरू हुए। अब और मजा आ गया इनको। उसके बाद क्या हुआ, these companies offered their services or end product free with the expectation that they could build enough brand awareness. अब जब कंपनी को प्रॉफिट होते हैं ना, तो कंपनी एक्सपेंचर भी करती है। तो कंपनी ने क्या क्या स्कीम्स निकाली, ऑफर निकाले, लोगों को फ्री इंटरनेट देना शुरू किया उस टाइम पर। उसके बाद लोगों ने और इसमें इंटरेस्ट दिखाया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि प्रॉफिटेबल रेट्स फॉर सर्विस लेटर, बाद में क्या करा इन लोगों ने, अभी फ्री में दे रहे हैं। ऑब्वियस, देखो जियो एग्जांपल पता है ना आपको, जियो ने आपको फ्री में सिम दी, फ्री में इंटरनेट दिया, वो भी अनलिमिटेड, फ्री कॉलिंग दी। उसके बाद क्या हुआ बोलो, आज आप 500 से 600 रुपए के बीच में 3 महीने का रिचार्ज कराते हो कि नहीं कराते हो? तो ऐसे ही इन्होंने किया, एकदम से सभी कंपनीज ने अपने रेट्स बढ़ा दिए और प्रॉफिट मार्जिन कवर करना चाहा। अब तक तो फ्री में दिया है। तो दीज कंपनीज सॉ हाई ग्रोथ रेट एंड टाइप ऑफ बबल डेवलप, एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट मार्जिन कमा के सभी कंपनीज का बबल बन गया कि बहुत सारे प्रॉफिट अब बन गए हैं। However, the collapse of bubble took place during 2001, 1999 से लेकर 2001 में बबल कोलैप्स होने लगा, धीरे धीरे कम होने लगा। कंपनीज कुड नॉट सस्टेन लॉन्ग ड्यू टू फैक्टर लाइक ग्रोथ ओवर प्रॉफिट। वो चाह रहे थे कि प्रॉफिट की अब ग्रोथ, हम रेट ज्यादा चार्ज करते हैं, पहले फ्री में दिया है, ऐसी मेंटेलिटी हो गई। लेविश इंटरनेट स्पेंडिंग उन्होंने कर दी, मतलब इनको लग रहा था बहुत ग्रोथ होने वाली है। अब बहुत ग्रोथ होने ही वाली है तो क्या दिक्कत है खर्चा करने में, खर्चा करते चले गए, स्पेंडिंग्स करते चले गए, एलोब्रेट किया बिजनेस को और नए नए मॉडल्स निकाले। लेकिन बिना सोचे समझे मॉडल्स निकालना ठीक नहीं है। ना रेवेन्यू को समझा, ना कॉस्ट को समझा, ना बोरिंग्स जो ली हुई है उसको समझा, कुछ नहीं समझा और एक्सपेंचर करते चले गए। द कंपनीज रैन आउट ऑफ कैपिटल, अब लोगों ने डिमांड कम करना शुरू किया, पैसे बढ़ चुके थे ना, तो कैपिटल की कमी होने लगी, ठीक है, और जितना पैसा चाहिए था वो अब नहीं रहा। तो ये जो है वो लिक्विडेटेड यानी कि शट डाउन होना शुरू हो गए, अब कंपनीज ने बंद करना शुरू किया। देखो एक टाइम मैंने बोला ना, किसी कोई चीज अनंत नहीं होती, सबका अंत होता है। तो ये आईटी जो एकदम डेवलप हुआ था उसका भी अंत आ चुका था 2001 और 1999 के बीच में। तो ये कंपनी सब क्या होने लग गई, शट डाउन होनी शुरू हो गई। इनकी स्टॉक मार्केट में जो प्राइस बढ़े हुए थे वो सब कम होने शुरू हो गए, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई आईटी कंपनीज की, और धीरे 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 ये डाउन टर्न में आना शुरू हो गए। और स्टॉक मार्केट में जो शेयर्स के प्राइस थे बिल्कुल कम हो गए, लोगों ने शेयर इनके बेच डाले, किसी ने नहीं खरीदे, रखे नहीं, और सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे इसका इंपैक्ट पड़ा था। तो आईटी बबल बस्ट, तो आईटी बबल बस्ट का ईयर है 2000, और ये जो खत्म हुआ 2001 में आते हैं, 2002 में आते आते खत्म हो गया। तो आईटी बबल बस्ट को याद रखना। उसके बाद तीसरा एग्जांपल आता है आपका ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस, 2008 से लेकर 2009। ये भी शुरू हुआ यूएस कंपनी, यूएस की फाइनेंशियल मार्केट। तो वहां पे क्या हुआ बच्चा, recent global economic crisis caused its origin of US financial market following IT bubble burst 2000। ठीक है, ये भी आ गया था, साथ साथ ये भी आ गया। टू टेक द इकोनॉमी आउट ऑफ रिसेशन, इकोनॉमी को रिसेशन से बाहर निकालना था। तो यूएस फेडरल रिजर्व, मतलब कि यूएस का रिजर्व बैंक एक तरह से, उसने क्या किया, इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया। दिस लेड टू लार्ज लिक्विडिटी और मनी सप्लाई विद बैंक्स। With lower interest rate, credit become cheaper and household even with low credit worthiness begin to buy house and increasing the numbers। अब देखो शुरू कैसे हुआ था, जैसे ही यूएस के रिजर्व बैंक ने क्या किया कि इंटरेस्ट रेट को बहुत कम कर दिया। इंटरेस्ट रेट जब कम किया कमर्शियल बैंक्स के लिए, तो कमर्शियल बैंक ने अपने इंटरेस्ट रेट भी घटा दिए। अपने इंटरेस्ट रेट जब घटा दिए तो क्या हुआ कि लोगों को लोन बहुत चीपर लगा, लोगों ने लोन्स ही लोन्स लिए, सस्ता इंटरेस्ट रेट है। तो लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया रियल एस्टेट, मतलब कि हाउसेस। बहुत सारे नंबर ऑफ हाउसेस बिल्ड होने शुरू, क्योंकि इंटरेस्ट बहुत कम मिल रहा है तो अब लोगों ने घर बनाना शुरू किया, एसेट
वाली मेंटेलिटी होगी, एसेट बनानी है हमको, तो बहुत सारे घर बनने लगे और रियल एस्टेट मार्केट में थोड़ा सा एक्सपेंशन हुआ, प्रॉफिट बढ़ने लगे, सबको इंटरेस्ट आ रहा था। तो बैंक्स को भी लगा कि यार बहुत घर बन रहे हैं, हाउस बिल्ड हो रहे हैं और लोग लोन भी लेने आ रहे हैं, तो हम इंटरेस्ट अभी कम ही रखते हैं। तो यहां भी लीनियंसी आ गई कि कमर्शियल बैंक ने बिना लोगों की क्रेडिट वर्दीनेस जाने कि वो पैसे वापस दे भी सकता है या नहीं, इतना ज्यादा सर्वे नहीं किया, इतना ज्यादा वेरिफिकेशन नहीं किया और लोगों को लोन देते गए, देते गए, देते गए, देते गए। तो क्या हुआ, बहुत सारे हाउसेस बिल्ड हो गए। अब जब बहुत सारे हाउसेस बिल्ड होंगे, बोलो क्या होगा, हाउसेस की सप्लाई बहुत बढ़ गई, हाउसेस बहुत सारे बिल्ड हो गए, फ्लैट्स बहुत सारे बिल्ड हो गए, फ्लोर्स बहुत सारे बिल्ड हो गए, अब हाउस की सप्लाई बहुत बढ़ गई। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हाउसेस यानी कि जितने भी घर बने, फ्लैट्स बने, बिल्डिंग्स बनी, उनके रेट गिरना शुरू हो, सप्लाई बढ़ गई, डिमांड अभी नहीं है। पहले डिमांड बहुत थी, लोगों ने बनाना शुरू किया, अब इतने ज्यादा बढ़ गए कि डिमांड कम पड़ गई, सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई, तो रेट्स गिरने लगे। जैसे ही हाउस के रेट गिरने लगे, अब जो लोग जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी उनको लोन चुकाना है, उनको लोन चुकाना है इंटरेस्ट के साथ। उनके हाउस की वैल्यू इतनी नहीं जितना उन्होंने लोन लिया, बहुत ज्यादा गैप आ गया, इतना सारा लोन लिया, अब हाउस की वैल्यू उतनी सी बची है। अब वो लोग क्या करेंगे, अब जो बैंक्स थे उन्होंने हाउस एज अ कोलेट्रल रखवाए हुए थे, गिरवी रखवाए हुए थे अपने पास और लोगों को पैसा दिया हुआ था। अब ज्यादातर क्या होता है बच्चों कि बैंक जब लोन देते हैं ना, तो कोलेट्रल तो रखवाता है, मॉर्गेज रखवाता है, घरों को रखवाया, तो जब बैंक कोई मॉर्गेज सिक्योरिटी रखवाता है ना, तो उसकी वैल्यू हमेशा ज्यादा रखवाता है और लोन का अमाउंट हमेशा कम होता है। लेकिन अब हुआ क्या, उन सभी हाउसेस की जो प्राइस है वो गिरने लगे और इतने गिर गए कि लोगों को ये फील हुआ कि यार इतना ज्यादा मुझे लोन पे करना है, मेरे घर की वैल्यू बहुत कम है, भैया तू घर ही रख ले, मेरे को मैं नहीं बता रहा पैसे। लोगों ने डिफॉल्ट करना शुरू किया, लोन्स देने से मना कर दिया, भाई घर की वैल्यू इतनी कम है और क्या करूंगा इस घर का। तो लोगों ने सारे जितने लोग थे, ऑलमोस्ट सभी लोगों ने क्या किया कि जो हाउस के बदले में लोन लिया हुआ था उसको पे करने से मना कर दिया, डिफॉल्ट रेट बहुत बढ़ गया क्योंकि हाउस की वैल्यू तो कुछ बची नहीं है। इस वजह से जो बैंक्स हैं वो क्राइसिस में चले गए, मतलब कि बहुत ज्यादा उनको लॉस हुआ क्योंकि लोगों ने लोन देने से मना कर दिया और इस वजह से ये रिसेशन भी, डिप्रेशन भी कई जगह इफेक्ट इसका दिखा, ऑल द वर्ल्ड वाइड हम बोल सकते हैं इसको। तो हायर डिमांड ऑफ हाउसेस से प्राइस बढ़े घरों के और लोगों ने क्या किया कि यार घर के प्राइस बढ़ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करनी शुरू की। एक्सेस लिक्विडिटी विद बैंक्स, बैंकों ने पैसे देना शुरू किया, लोगों ने इन्वेस्ट किया, बिना चेक करे लोगों को लोन देते चले गए। उसके बाद क्या हुआ, हाउस वर बिल्ट इन एक्सेस ड्यूरिंग द बूम पीरियड, बहुत ज्यादा घर बन चुके थे, घरों की सप्लाई बहुत ओवर हो गई और उनके प्राइस फिर गिरने शुरू हुए 2006 में। घरों के प्राइस जब गिर गए उसके बाद क्या हुआ, सुनना पॉइंट नंबर जी। तो बच्चों हाउसेस के प्राइस फॉल होना शुरू हुए 2006 में और ड्यूरिंग सेकंड हाफ ऑफ 2007, 2007 के सेकंड हाफ में क्या हुआ कि इन हाउसेस के जो प्राइस हैं वो गिरना शुरू। अब लोगों ने अपने घरों को कोलेट्रल रखवाया हुआ था फॉर एक्सचेंज ऑफ लोन, मॉर्गेज रखवाया हुआ था। अब जो सिक्योरिटी मॉर्गेज रखवाई हुई है, गिरवी रखवाई हुई है, उसके प्राइस बहुत कम हो गए हैं सिक्योरिटी के और लोन बहुत ज्यादा चुकाना है लोगों को। तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने डिफॉल्ट करना शुरू कर दिया, लोन को देने से मना कर दिया। दिस कॉज ह्यूज लॉस टू बैंक्स, लॉसेस इन बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन had a chain effect, and soon the whole US economy and the world economy at large felt its impact. देखो बच्चों, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी कि बैंक और नॉन बैंक इंस्टीट्यूशन, उनके क्राइसिस में आने की वजह से पूरा वर्ल्ड क्राइसिस में जा सकता है। इसीलिए बिजनेस साइकिल को बोलते हैं हम कॉन्टिजेंट या इंटरनेशनल इन करेक्टर, समझ रहे हो। तो बिजनेस साइकिल का इफेक्ट यूएस से शुरू हुआ इस डिप्रेशन का और ऑल ओवर द वर्ल्ड वाइड चला गया। जैसे 2008 का है, उसके अलावा 1930 का डिप्रेशन जो हमने पढ़ा उसका इफेक्ट भी ग्लोबल गया था ना, तो बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ जाता है बच्चों। तो आईटी बबल बस के बाद आपने पढ़ा 2008 और 9 का ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस ड्यू टू यूएस इकोनॉमी के फाइनेंशियल मार्केट की वजह से। उसके बाद अब हम बात करते हैं बच्चों कि बिजनेस साइकिल का क्या रोल है बिजनेस डिसीजन मेकिंग। अब तक हमने ये पढ़ा बच्चों कि बिजनेस साइकिल क्या है, उसका मीनिंग, उसके फेजेस, बिजनेस साइकिल के फीचर्स और कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं जो बिजनेस साइकिल को प्रिडिक्ट करने में हेल्प करते हैं कि क्या पर्टिकुलर ट्रेंड आएगा। ठीक है,
इंडिकेटर्स के बाद हमने पढ़ा कि सम एग्जांपल्स ऑफ डिप्रेशन इन ओवरऑल द इकोनॉमी। एक हमने पढ़ा 1930 का ग्रेट डिप्रेशन, फिर हमने पढ़ा 2001 का आईटी बबल बस्ट, उसके बाद पढ़ा 2008 के ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस। तो ये सब पढ़ने के बाद अब जो टॉपिक आता है वो ये आता है कि बिजनेस साइकिल कैसे मदद करता है डिसीजन मेकिंग करने में। करेक्ट है, बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो आप लोग, तो बिजनेस साइकिल कैसे मदद करता है बिजनेस डिसीजन मेकिंग में। देखो बच्चों, जो डिमांड फोरकास्टिंग टॉपिक था चैप्टर नंबर 2 में, वहां पर भी टॉपिक था कि डिमांड फोरकास्टिंग कैसे मदद करती है बिजनेस डिसीजन मेकिंग। ऐसे ये टॉपिक है, ऑलमोस्ट सेम है। तो इकोनॉमी का जो ट्रेंड है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो चल रही है हमारी इकोनॉमी के अंदर, उन सब का इंपैक्ट ऑल ओवर द टाइप ऑफ बिजनेस में पड़ सकता है। अब अगर एक एक्टिविटी में कोई दिक्कत हुई, दूसरी एक्टिविटी सफर करेगी, ये तो तय है। इसीलिए हमें पता होना चाहिए बच्चों कि बिजनेस साइकिल का क्या ट्रेंड अब आने वाला है, हम पहले ही प्रिकॉशन ले लें ताकि हमें नुकसान ज्यादा ना हो और ये डिप्रेशन ऑल ओवर द इकोनॉमी ना फैल जाए। तो बहुत टाइम लगता है इसको रिकवर करने में। तो अब ये समझो बच्चों कि बिजनेस साइकिल कैसे आपकी हेल्प करेगा बिजनेस डिसीजन मेकिंग करने में। सबसे पहला पॉइंट है डिमांड इंपैक्ट। करेक्ट है, डिमांड इंपैक्ट, ध्यान से सुनना बच्चा। देखो, कोई भी बिजनेस साइकिल का फेज हो, बिजनेस साइकिल के डिफरेंट डिफरेंट फेज, और हर एक फेज डिमांड को अलग तरीके से इफेक्ट करता है। एक्सपेंशन आया, डिमांड बहुत हाई होगी। कॉन्ट्रैक्शन आया, डिमांड कम होगी। रिसेशन आया, डिमांड कम होनी शुरू हो जाएगी। डिप्रेशन आया, डिमांड होगी। तो आपने बिजनेस साइकिल के हर फेज को इस तरह समझना है कि जिस साइकिल में जो भी फेज आ जाए, डिमांड का इंपैक्ट क्या पड़ेगा मेरे बिजनेस पे आपको पता होना चाहिए। तो बिजनेस साइकिल को एक्सपीरियंस करा है आपने, अगर एक्सपीरियंस करा है तो उस एक्सपीरियंस के बेस पे आप अपने डिसीजंस को बनाकर चलो कि अगर ये फेज आया, डिमांड बहुत बढ़ जाएगी, उससे मैं कॉप अप कैसे करूं। अगर कॉन्ट्रैक्शन आया, डिमांड बहुत कम हो जाएगी, तब मुझे क्या करना है। तो बिजनेस साइकिल को अगर आप समझ लेते हो तो आप डिमांड का वर्स इम्पैक्ट इम्पैक्ट जो होता है अपने बिजनेस से पढ़ने से रोक सकते हो। तो डिमांड के चेंज होने का वर्स इम्पैक्ट ना पड़े और जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है उसका फायदा आप कैसे उठाएंगे, ये समझना आसान हो जाएगा। इसीलिए बिजनेस साइकिल को अंडरस्टैंड करना प्रॉपर जरूरी है बच्चों। तो क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको बिजनेस साइकिल की, डिमांड का वर्स इम्पैक्ट ना पड़े और जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है उसका फायदा आप उठा पाओ। करेक्ट है। उसके बाद बहुत ही सिंपल पॉइंट है, अगर आपने बिजनेस साइकिल को समझ लिया, बिजनेस साइकिल के हर फेज को जान लिया कि इसमें क्या होता है, क्या इफेक्ट आता है, तो आपको हर फेज में देखो, जो पॉलिसी आप एक्सपेंशन फेज में बना रहे हो, क्या वही पॉलिसी आप कॉन्ट्रैक्शन फेज में बना सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं। जो पॉलिसी आप पीक प्रोस्पेरिटी पे बना रहे हो, वो पॉलिसी क्या आपके काम करेंगी और ट्रस्ट पे? बिल्कुल भी नहीं। तो पॉलिसी मेकिंग हर फेज में डिफरेंट हो जाता है और हम हर फेज में अलग टाइप की पॉलिसी या स्ट्रेटजीज बनाते हैं। तो बिजनेस साइकिल को प्रॉपर अंडरस्टैंड करने के बाद क्या आपका पॉलिसी मेकिंग आसान नहीं हो जाएगा? सर बिल्कुल हो जाएगा। इसीलिए बोलते हैं बिजनेस साइकिल की अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर रखो ताकि पॉलिसी मेकिंग में आपको प्रॉब्लम कोई भी ना हो। ठीक है। बिजनेस साइकिल का जो एक्सपेंशन फेज है, प्रोस्पेरिटी फेज है, आपको अपॉर्चुनिटीज देगा। तो उन अपॉर्चुनिटीज में आपकी पॉलिसीज क्या होंगी, आपने बनाकर रखी है कि नहीं, उनको पहले से प्रिपेयर करके चलो। इसलिए बोलते हैं कि बिजनेस साइकिल को अंडरस्टैंड कर लो कि आपको बाद में टाइम तो मिलेगा नहीं, एकदम से फेज आता है, एकदम से रिएक्ट करना होता है मार्केट को। आप रिएक्ट करने में बहुत देर कर दोगे तो आपका बिजनेस स्मूथ या एक्सपेंशन पे प्रॉफिट पे नहीं चल पाएगा, बहुत देर हो जाएगी। इसीलिए इमीडिएट रिएक्ट करने के लिए आपको पहले से ही बिजनेस साइकिल को अंडरस्टैंड करना ताकि पॉलिसी के डिसीजन अपने पहले से ही बना रखे। ठीक है, सिर्फ इंप्लाई करना। उसके बाद तीसरा पॉइंट है एक्सपेंशन डिसीजन। अपने प्रोडक्शन को एक्सपैंड करना है, तो क्या आप कॉन्ट्रैक्शन में एक्सपैंड करोगे? नहीं। आपको अपने बिजनेस के स्केल को एक्सपैंड करना है, तो कौन सा साइकिल ऐसा है, कौन सा फेज ऐसा है बिजनेस साइकिल का जिसमें आप एक्सपैंड कर सकते हो, उस फेज को समझो। क्या कॉन्ट्रैक्शन खत्म होते ही मैं एक्सपैंड करूं बिजनेस के स्केल को, या एक्सपेंशन शुरू होने के बाद एक्सपैंड करूं बिजनेस को? तो ये डिसीजन आपको लेना पड़ता है। उस डिसीजन को लेने के लिए आपको बिजनेस साइकिल के सारे फैक्टर्स जो इंपैक्ट करते हैं बिजनेस को पता होंगे, तभी आप डिसीजन ले पाएंगे कि बिजनेस स्केल को एक्सपैंड करूं, कौन से फेज में एक्सपैंड करूं, कौन से में ना। समझ में आ रहा है? और कितना एक्सपैंड करूं, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपैंड करने से भी नुकसान हो सकता है। देखो आपने देखा ना कि आईटी सेक्टर कितना एक्सपैंड कर गया और इतना एक्सपैंड कर गया कि बबल बर्स्ट हो गया। इस तरह से आपको डिसीजन बनाने आने चाहिए। तो बिजनेस साइकिल को करेक्ट तरीके से समझना है, लीनियंसी नहीं देखनी, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। समझ में आ रहा है? और ये भी नहीं देखना कि बिजनेस साइकिल मेरे को समझ में आ गया, समझ में किसी को भी नहीं आता। इतना समझो कि उस समझ से आप अपनी पॉलिसी मेकिंग ढंग से कर सको।
कि एक्यूरेट बिजनेस साइकिल को कोई नहीं समझ पाया बच्चों। उसके बाद है प्रोडक्शन एस्पेक्ट्स। देखो बच्चों, हर फेज में इनपुट की रिक्वायरमेंट अलग होती है। कोई मैन्युफैक्चरिंग फर्म है जो प्रोडक्शन करती है, उसके लिए हर फेज में फ्लक्चुएशन होती है, और सबसे ज्यादा फ्लक्चुएशन जो पड़ती है, इंपैक्ट जो पड़ता है ना बिजनेस साइकिल का, वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पे पड़ता है। तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए हर फेज में अलग अलग डिमांड है, और अलग अलग डिमांड को पूरा करने के लिए अलग अलग प्रोडक्शन करना पड़ता है। तो प्रोडक्शन के एस्पेक्ट्स को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ता है कि कौन से फेज में मेरी इनपुट की डिमांड कितनी होगी, उस समय पर मैं इनपुट अरेंज कैसे करूंगा। एक्सपेंशन आ गया, पीक पे पहुंच गए आप, प्रोस्पेरिटी आ गई, अब आपको इनपुट इतनी ज्यादा चाहिए होती है कि मार्केट में मिलती नहीं है। तो आप उसको प्रिपेयर रख के चलो कि अगर अभी एक्सपेंशन फेज आने वाला है, तो उस प्रोडक्शन एस्पेक्ट को पूरा करने के लिए मेरे पास लार्ज एनफ इनपुट का स्टॉक अवेलेबल हो। करेक्ट है। इतना भी स्टॉक परचेज ना करो कि जब कॉन्ट्रैक्शन आने वाला हो तो आपका पढ़ा ही रह जाए, वेस्टेज ऑफ मनी। तो अपने पैसे को आप फंसा बैठोगे। तो बिजनेस साइकिल के फेज को समझते हुए, इंडिकेटर्स को ध्यान रखते हुए, कौन से इंडिकेटर कौन सा सिग्नल शो कर रहे हैं, उसको समझने के बाद आप प्रोडक्शन एस्पेक्ट्स को तय करो कि आगे जाके मुझे क्या रिक्वायरमेंट पड़े। तो बिजनेस साइकिल ही समझाता है कि आपको प्रोडक्शन को कैसे लेकर चलना है, क्या स्ट्रक्चर बना के चलना है प्रोडक्शन का, समझ में आ रहा है। और तीसरी चीज, एक बात बड़ी और इंपॉर्टेंट है बच्चों, कि बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जो बिजनेस साइकिल के बहुत क्लोज होते हैं, बहुत जल्दी इफेक्ट पड़ता है उनके ऊपर। तो उन बिजनेस को क्या करना चाहिए। बिजनेस साइकिल सारे सेक्टर्स के लिए यूनिफॉर्म नहीं है, किसी को ज्यादा इफेक्ट करता है, किसी को कम। और कुछ बिजनेस तो ऐसे होते हैं जिनको इफेक्ट कर गया, उनकी वजह से 10 बिजनेस और इफेक्ट। तो यही चीज है कि साइक्लिकल बिजनेस को समझना बहुत जरूरी है बच्चों। बिजनेस साइकिल डू नॉट अफेक्ट ऑल द सेक्टर यूनिफॉर्मली। बहुत सिंपल लैंग्वेज है, बहुत सही लिखा हुआ है। सम बिजनेसेस आर मोर वल्नरेबल। कुछ बिजनेस बहुत डिपेंड होते हैं साइकिल पे और कुछ नहीं होते। तो बिजनेस हुज फॉर्च्यून, जिनकी सक्सेस क्लोजली लिंक्ड है इकोनॉमिक ग्रोथ से या साइक्लिकल बिजनेस, उसे हम बोल सकते हैं। जिनकी ग्रोथ बहुत क्लोजली लिंक है किस चीज से, साइकिल के साथ, उनको बोलते हैं हम साइक्लिकल बिजनेस। तो एग्जांपल हाउस बिल्डर्स। देखो, जब रियल एस्टेट कब बढ़ता है, जब एक्सपेंशन स्टेज चल रही हो, है ना, प्रोस्पेरिटी पे आप पहुंचने वाले हो। और जब डाउनफॉल होता है तो बिल्कुल डाउन भी चला जाता है, ये बहुत जल्दी इफेक्ट होता है। तो हाउस बिल्डर्स, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेस्टोरेंट्स, एडवर्टाइजिंग, ओवरसीज टूर ऑपरेशन, फैशन रिटेलर्स, ये सब बहुत क्लोज कनेक्टेड। तो इनको बहुत जल्दी इंपैक्ट पड़ता है। तो ड्यूरिंग बूम पीरियड ये बिजनेस बहुत हाई पे होता है, ड्यूरिंग रिसेशन ये बहुत लो चले जाता है, एकदम से ड्रॉप हो जाता है डिमांड के अंदर। तो इन बिजनेस को बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है बिजनेस साइकिल से। तो इन बिजनेस को तो खासकर बिजनेस साइकिल को अच्छे से समझना चाहिए। अगर इनको बेनिफिट उठाना है तो इनको समझना पड़ेगा, बिजनेस साइकिल को। समझ पा रहे हो। उसके बाद एक पॉइंट और है कि अगर आपको मार्केट में नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है या आपको मार्केट में एंटर करना है, तो आपको किस समय एंटर करना है, किस समय आपको नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, कौन से फेज में आपको नई वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट निकालने हैं, कौन से फेज में आपको अपने प्रोडक्ट लाइन को एक्सपैंड करना है, उसके लिए भी आपको बिजनेस साइकिल को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो business cycle understanding help a firm to launch a new product. Business cycle understanding help a firm to expand the business. Business cycle understanding helps the firm to enter in the market. तो उसको समझना बहुत जरूरी है। द फेज ऑफ बिजनेस साइकिल इज इंपॉर्टेंट फॉर न्यू बिजनेस टू डिसाइड ऑन एंट्री। एंट्री करें या ना करें। अगर एंट्री कर रखी है तो नया प्रोडक्ट अभी लॉन्च करें या ना करें। जैसे कि 2020 का एपिडेमिक आप सबको पता है बच्चों, कोविड-19 जिसे हम बोलते हैं। तो इस फेज में बहुत सारे बिजनेस शटडाउन हो गए। क्या किसी नए बिजनेस सोचा कि हम एंटर करते हैं मार्केट में? बहुत सारे बिजनेस शटडाउन हो गए, बड़े बड़े जो रत्न थे वो बंद हो गए। तो नया बिजनेस कैसे चलेगा। तो कुछ बिजनेस बहुत चले भी और कुछ रन आउट भी हो गए। तो लोगों ने क्या सोचा, बिजनेसेस जितने भी थे उन्होंने क्या सोचा कि इस समय पर एंट्री बहुत मुश्किल है, अभी एंटर नहीं करना चाहिए। वो लोग समझ रहे हैं बिजनेस को कि अभी बहुत टाइम तक इफेक्ट चलेगा, जब ये इफेक्ट खत्म होगा तब एंट्री करेंगे मार्केट में। तो इस तरह बिजनेस साइकिल को समझो और फिर देखो एंट्री करना कुछ फायदेमंद है भी या नहीं। तो बिजनेस साइकिल की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आपको है, आप एंटर नहीं करेंगे ऐसे बिजनेस। So businesses are required to plan and set policies with respect to product, प्राइस एंड प्रमोशन। हर चीज को आपको बिजनेस साइकिल समझाएगा और बिजनेस साइकिल की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आपको सारे डिसीजन, चाहे वो प्राइस का हो, चाहे प्रोडक्ट का हो, चाहे किसी भी चीज का हो, आपको हेल्प करेगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस साइकिल हेल्प इन डिसीजन मेकिंग ऑफ द फर्म। सो
बिजनेस साइकिल चैप्टर बड़ा ही मजेदार चैप्टर है, बहुत सारी नॉलेज आपको देता है। तो इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन है उसको करने में आपको सच में बहुत मजा आएगा। आप करके देखना। इसके टोटल क्वेश्चन कितने हैं देखो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें टोटल क्वेश्चंस जो है बच्चा आपके पास शुरू है 1 से लेकर टोटल देयर इज 35 क्वेश्चंस ओनली। 35 क्वेश्चन है। अच्छे से प्रैक्टिस करना। इस सारे क्वेश्चंस करने के बाद इसकी डाउट क्लास लूंगा सभी क्वेश्चन को। तो आज की क्लास हमारी खत्म हो गई। क्लास के साथ साथ हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स पूरा जो सिलेबस है 60 मार्क्स का वो खत्म हो गया। 5 चैप्टर थे, 5 के 5 हमने खत्म कर लिए विद ऑल डाउट्स। अब आपके चैप्टर 5 के डाउट्स पेंडिंग है, आप क्वेश्चंस कर लो और डाउट लो। उसके बाद हम शुरू करेंगे नेक्स्ट बुक बीसीके बिजनेस कमर्शियल नॉलेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चैप्टर, इंटरेस्टिंग टॉपिक उसके अंदर होंगे और 40 मार्क्स का आपका वो है। तो 60 मार्क्स को बिल्कुल प्रिपेयर करके रखिए ताकि 40 मार्क्स जो आने वाले हैं उनको प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद दोनों बुक्स को एक साथ रिवाइज करेंगे एंड देन आपको बहुत सारा टाइम मिलेगा रिवीजन करने के लिए। तो अभी आप लोग आज इस चैप्टर को कंप्लीट करें, पढ़ें 2 बार, उसके बाद क्वेश्चंस करें एंड देन आप डाउट्स लें। तो आज इतना ही करेंगे बच्चों। थैंक यू सो मच।